क्लास मैं आ गया हूं आप लोगों के पास कुछ वो टॉपिक्स को लेकर के जहां पे आपको दिक्कतें आती हैं। तो केडी सर क्लासेस के साथ आपका वेलकम है बेटा। अब आज मैं आपको कैलकुलस के इस पर्टिकुलर टॉपिक को इस तरीके से बताने जा रहा हूं जिसको आप 10 मिनट का ये वीडियो अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आई प्रॉमिस कि कैलकुलस में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज और क्वेश्चंस आएंगे 11th क्लास में वो रिजॉल्व होने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर कैलकुलस। तो कैलकुलस में आपको मैं बता दूं पहले ही कि कैलकुलस जो देने वाले जो मेन साइंटिस्ट थे उनका नाम था न्यूटन, भूलना मत भाई। ये फिजिशियन के साथ साथ बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, मैथ्स के जादूगर एक तरीके से समझ लो। कैलकुलस दे करके उन्होंने तो कई सारे कमियों को पूरा कर दिया। तो याद रखिएगा, मुद्दे वाली बात करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला वीडियो को मैं, आप बस ध्यान देते रहिएगा लेक्चर पे। कैलकुलस को दो पार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक जनरल डेरिवेटिव फॉर्म जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ऑलराइट। और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में दो तरह से रिप्रेजेंटेशन है। एक है डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, और एक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अंतर क्या है दोनों में, और डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव को लिखते कैसे हैं, किस तरह से रिलेट किया जाता है, इस चीज को समझना जरूरी है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप यहां पे आज के लेक्चर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। The part is that how we can represent derivative formation। थोड़ा सा बेसिक लेकर चल रहा हूं बेटा, देखना नहीं, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का एक बेसिक तरीका ये है, कई लोग बोलते हैं dx अपॉन dy से रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक स्मॉलेस्ट वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, dx अपॉन dy या dk अपॉन ds, जिस तरह से मेंशन करना चाहो उस तरह से कर लो। लेकिन सर ये आया कैसे, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन हुआ, वी मोर डिस्कस। लेकिन अगर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन अगर तुम कभी भी देखो तो तुरंत एनालिटिकली समझ लो कि भाई ये फंक्शन किससे रिलेटेड है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। इट मींस व्हाट, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर कभी कोई तुम देखते हो tan थीटा लिखा हुआ आ रहा है, तो tan थीटा किससे रिलेटेड होगा भाई? सिंपल है सर, ट्रिग्नोमेट्री से। अगर e की पावर x रिप्रेजेंटेशन है, किससे रिलेटेड है भाई? एक्सपोनेंशियल से। अगर कोई कह रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है भाई? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। एम आई राइट? तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो डाटा सब जो चीजें आप देखते हो, आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि सर ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह के फॉर्मेशन में अगर तुम कभी भी किसी भी चीज को रिलेशन को जब देखोगे तो वो फॉर्मेशन क्या होता है? डेरिवेटिव फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट सर, नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। बेटा डेफिनिट इंटीग्रेशन का खेल कुछ ऐसा है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का खेल कुछ ऐसा है कि अगर हम लोग डेफिनिट पर अगर आए, थोड़ा सा डेफिनिट इंटीग्रेशन पर अगर हम लोग आए तो कहा जाता है, साइंटिस्ट लोगों के द्वारा कहा जाता है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, जैसे fx dx का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसके साथ एक चीज कॉमन रहता है, एक जनरल सी बात चीज कॉमन रहता है कि यहां पर रिप्रेजेंटेशन होता है लिमिट का। अगर x का फंक्शन है तो x की ही लिमिट रिप्रेजेंट किया जाएगा। x का फंक्शन है मतलब dx है तो x का ही लिमिट होगा, और इसका जब भी कोई रिजल्ट आएगा, जब भी कोई रिजल्ट आएगा वो फिक्स्ड और एग्जैक्ट वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सर कुछ अंतर ज्यादा कुछ खास है नहीं। इनडेफिनिट में क्या है कि किसी भी फंक्शन को तुम जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो पहली बात ध्यान रखो कि वो फंक्शन हमेशा dx के साथ रिलेट होनी चाहिए, और जो उसका रिजल्ट जब भी कभी आएगा उस रिजल्ट में उसके साथ क्या लगा के रखोगे? सी, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, मतलब एक इंडेफिनिट आंसर आएगा, एक ये इनफाइनाइट वाला फॉर्मेशन में आंसर आएगा जिसका वेरिएबल फिक्स नहीं हो सकता। एम आई राइट? हो सकता है इस तरह से इनडिफाइंड वैल्यू टाइप का रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, तो समझ लेना ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का जनरल टर्मिनोलॉजी है। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो ऐसा फंक्शन जिसमें लिमिट ना हो तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम लोग इंडेफिनिट में रिलेट करते हैं। तो आइए डेरिवेटिव का कुछ और पार्ट को रिलेट करते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं डेरिवेटिव। ऑलराइट, तो डेरिवेटिव पार्ट, डेरिवेटिव बोले या डिफरेंशिएशन बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन आज सिखाने जा रहा हूं, मुद्दे वाली बातें सिखाऊंगा, ज्यादा खींचातानी नहीं। उतना भी अगर तुम चीजों को एनालाइज और रिलेट कर लेते हो तो काम हो जाएगा।
देखो भाई, सबसे बेसिक तरीका तो मैं ये हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि वेलोसिटी को बचपन में कैसे लिखते थे। वेलोसिटी को बचपन में लिखते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सुनो, थोड़ा बड़े हुए, थोड़ा बड़े हुए मतलब क्लास 9th में गए तो वेलोसिटी को एक स्मॉल चेंज को जब एक जगह से दूसरी जगह में चेंज मैक्सिमम देखने के लिए मिल रहा था तो उस चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते थे? डेल्टा से। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। कोई समस्या? बट इसी वेलोसिटी को अभी मैं बातें किसका कर रहा हूं बेटा? वेलोसिटी का। इसी वेलोसिटी को जब हम लोग एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से जानने लगते हैं, स्पेलिंग पे ध्यान देना, टेनियस वेलोसिटी के नाम से जब जानने लगते हैं, इस वेलोसिटी के साथ कहीं ना कहीं लिमिट रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रहने देना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस तरह से लिखते हैं? लिमिट t टेंड्स टू 0 को डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे देखा आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय v लिमिट t टेंड्स टू 0। बेटा किसी भी इंस्टेंट पर जब भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है तो इस तरीके से किया जाता है ना। पार्ट इज दैट कि इसी स्टेप के जस्ट बाद, बेटा इसी स्टेप के जस्ट बाद जब हम किसी भी मैक्सिमम चेंज को इस तरह से दिखा देते हैं और एक इंस्टेंट टाइम पे इस चीज को रिप्रेजेंट कर देते हैं t टेंड्स टू 0, इसी के इंस्टेंट के बाद जस्ट रिप्रेजेंट किया जाता है v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt। या आपको अच्छा लगता है dx अपॉन dt लिखना तो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि कई बार हम लोग s को x से रिप्रेजेंट करते हैं इन क्लास 11th। ऑलराइट, तो कुल मिलाकर ये बातें हैं जिसको आप दिमाग में रखेंगे बच्चों। आगे सुनिएगा, अगर मैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, अगर मैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं तो अब मैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करूंगा इन डिफरेंशिएशन फॉर्म, दैट इज द dx अपॉन dt, इन द dx अपॉन dt। कोई समस्या किसी को भी? तो ये हो गया डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन का, तो बचपन में पढ़ते हो तुम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते थे, याद करो। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका था चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसी चीज को जब मैं आगे बढ़ाता हूं बेटा, इसी चीज को जब मैं आगे बढ़ाता हूं, कई बार क्या मैं इस तरह से नहीं लिख सकता v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1? लिख सकता हूं कि नहीं? यस डेफिनेटली सर, वी कैन राइट। क्यों नहीं लिख सकते? जरूर लिख सकते हैं इसको। ये सब चीजें अपन पढ़ते थे क्लास 9th में, लेकिन इसी चीज को थोड़ा सा अब स्टैंडर्डाइज करने के लिए जब मैं इसमें नाम जोड़ दूंगा इंस्टेंट, क्या नाम जोड़ रहा हूं बेटा? इंस्टेंटेनियस acceleration, instantaneous acceleration, then how we can represent this thing? A is equals to delta v upon delta t where t tends to 0, where t tends to 0। जैसे ये डाटा को रिप्रेजेंट करते हो आप, जैसे ये डाटा को आप रिप्रेजेंट करते हो तो ये रिप्रेजेंटेशन एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t को जो लिखना चाह रहे हो आप डिफरेंशिएशन फॉर्म में, वो लिखेंगे अब आप dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। तो हमने क्या सीखा कि वेलोसिटी जब भी मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, वहीं पर एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका रहेगा dv अपॉन dt। जब आपको एक सिंगल ऑर्डर में रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिले, सिंगल ऑर्डर का मतलब अगर सब जगह पे इसका पावर 1 1 1 दिख रहा है, तो आप समझ लेना ये इक्वेशन कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा बेटा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। बट अगर आपसे कोई एक्सेलरेशन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मांगता है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पूछोगे कैसे? भाई ये जो वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी की वैल्यू ये सामने रखा हुआ है dx अपॉन dt, आप इसको पुट कर दो, a इज इक्वल्स टू d बाई dt तो रहेगा ही। अब ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी की वैल्यू तुमने क्या रखा? dx अपॉन dt। तो भाई एक्सेलरेशन का एक और जनरल फॉर्म आ जाएगा d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। अब इसको क्या बोलोगे तुम? इसको बोलोगे आज के बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलोगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका फायदा तुमको क्लास 12th में जब मैथ्स में आप पढ़ोगे लेवल 48 नंबर का कैलकुलस तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं ये सब चीजें क्यों समझा रहा था, ये सब डाटा क्यों बता रहा था। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो आज मेरे साथ, ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्मेशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ऑलराइट, नाउ आगे अब मैं क्वेश्चंस पे आने वाला हूं, उससे पहले एक बेसिक रूल बता दूं। बेसिक रूल मतलब 2 रूल के हिसाब से चीजें चलाऊंगा मैं, जो कि काफी है आपके क्लास 11th के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। रूल नंबर 1, डिफरेंशिएशन जब भी किसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन जब भी किसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर वो टर्म इस फॉर्म में है, x की पावर n फॉर्म में है, तो उसका रिजल्ट हमेशा
उसका रिजल्ट हमेशा कैसा आता है थोड़ा देखिएगा, उसका रिजल्ट हमेशा एन एक्स एन माइनस वन फॉर्म में आता है। एक्स बार एन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन के फॉर्म में आता है। तो ये रूल नंबर वन है। रूल नंबर टू ये कहता है बच्चों, रूल नंबर टू ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर टू ये कहता है, दो रूल पे मैं क्वेश्चंस करने जा रहा हूं, दो रूल पे क्वेश्चंस किस तरह से करूंगा उसको अगर ध्यान समझोगे तो चीजें समझ जाओगे। रूल नंबर टू कहता है कि अगर डिफरेंशिएशन जिसके फॉर्म में करने जा रहे हो, अगर वो टर्म बोले तो एक्स वाला टर्म अगर नहीं है तो वो टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा आंसर में क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा बेटा, जीरो। भूलना मत, उसका आंसर क्या रहेगा, जीरो। सर ये दो का कुछ एग्जांपल बताइए ताकि चीजें हम लोग प्रैक्टिकली समझ पाए। ऑलराइट, देखो जैसे पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर मैं तुमको बोला कि डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, किसका सर, डिफरेंशिएशन करके दिखाओ एक्स स्क्वायर का। ठीक है, किसका बोला मैंने, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। तो भाई ये देख, ये किसके साथ रिलेट कर रहा है, ये कर रहा है रिलेट रूल नंबर वन के साथ। किसके साथ रिलेट कर रहा है, रूल नंबर वन के साथ। रूल नंबर वन क्या कहता है कि जो इस फॉर्म में है, पहले ये देखो कि एक्स है तो नीचे भी किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स की पावर एन को किस तरह से लिख सकते हैं, एन एक्स एन माइनस वन। बस यही रिजल्ट लिखना है। इसका रिजल्ट जब अपन लिखेंगे यहां पर तो उसका लिखेंगे, टू बाहर आ जाएगा, देखो एन बाहर आ जाता था और एक पावर कम हो जाता था, तो टू बाहर आ गया, टू बाहर आ गया, एक्स लिखा और टू पर एक पावर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो आंसर होगा 2x, 1 पावर होगा 1। इट मींस द टोटल आंसर इज 2x। दिस इज एग्जांपल ऑफ रूल नंबर 1। somehow if I give the example of rule number 2, अगर मैं आपको रूल नंबर 2 का एक एग्जांपल दूं, रूल नंबर 2 का एग्जांपल दूं, जैसे मैं डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा हूं एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन बोलने के लिए बोल रहा हूं एक्स के रेस्पेक्ट में, और क्वेश्चन में दे रहा हूं a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस 2 प्लस लाइक दैट। ठीक है, और मैं ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। ठीक है, इतना तक में। तो भाई कहीं पे भी तुमको x दिख रहा है क्या, कहीं भी तुम्हें x दिख रहा है क्या, तो ये सारे वैल्यू क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट। ये सारे वैल्यू क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा बेटा, जीरो। इसका रिजल्ट क्या होगा, बिंदास क्या कह दोगे, मतलब सर ये कि अगर डिफरेंशिएशन कैसा भी आए, अगर y z कुछ भी लिखा हुआ है, अगर x नहीं है तो आंसर क्या होगा, जीरो। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूं, डेफिनेटली यही बात कहना चाह रहा हूं। और ये दो रूल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक रूल और आता है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल। चेन रूल के फॉर्मेट के हिसाब से एक बेसिक सा क्वेश्चन क्विकली तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार फील करो और चीजों को समझो। जैसे मान लो कि डिफरेंशिएशन आ रहा है और कह रहा है कोई कि भाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। तो बोला सर ये तो आसान कर दिया आपने, रूट एक्स को तो मैं तो जनरली ऐसे कर लूंगा डी बाई डी एक्स। ठीक है, और रूट एक्स को लिख दूंगा एक्स की पावर हाफ। बोला हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रूल किसके साथ मैच कर रहा है, रूल नंबर वन के साथ। रूल नंबर वन क्या कहता है, एक्स बार एन को क्या लिखो, एन एक्स एन माइनस वन। हाँ यार आसान तो है, लेकिन क्या ये डाटा एग्जैक्टली ठीक चल रहा है, ध्यान सुनिएगा मेरे बच्चे। आपने डिफरेंशिएशन किसका किया, इस पूरे का किया। अभी मैं बात कर रहा हूँ रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द चेन रूल। चेन रूल का मतलब ये कहा जाता है कि अगर तुम एक टिफिन बॉक्स में अगर मान लो आलू का पराठा रखा हुआ है और कोई कह रहा है पूरा टिफिन बॉक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो टिफिन बॉक्स तो डिफरेंशिएट होगा, वो तो ठीक है, टिफिन बॉक्स तो डिफरेंशिएट होगा वो तो ठीक है, लेकिन टिफिन बॉक्स के अंदर का जो आलू का पराठा है ना भाई, वो भी डिफरेंशिएट होगा। मतलब सर, मतलब इस x को तो तुमने x बार हाफ को तुम डिफरेंशिएट किया, क्या तुमने इस x को डिफरेंशिएट किया, नहीं ना। इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन किसको करना पड़ेगा, x को भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x अगर तुम साइड में करो, डिफरेंशिएशन ऑफ x को अगर तुम साइड में करो x की पावर 1 के हिसाब से बच्चे 1x 1 माइनस 1 होगा और आंसर होगा 1x की पावर 0। और 1x की पावर 0 का मतलब ये होता है कि 1 into 1 और आंसर इज 1, राइट। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x और का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आप इसके इंटरनल डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, क्या करना तो पड़ेगा। चेन रूल कहता है कि अंदर अंदर तक जाओ। अब इसका बचा हुआ डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या हो जाएगा, हाफ x 1/2 minus 1 और द रिजल्ट इज 1/2 x minus 1/2। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हो 1 x पर 1 जो माइनस 1/2 नीचे आएगा तो x पर क्या हो जाएगा, हाफ। और कुल मिलाकर के, और साथ में ये 2 भी है, कुल मिलाकर के जो रिजल्ट लिखोगे 1/2 रूट x आएगा भाई। दिस इज द आंसर। एक जनरल फॉर्म तुमने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया सर, कि जब भी कभी रूट वाला क्वेश्चन अगर आ रहा है तो एक तो रूट को जब सॉल्व करते हैं तो जो भी
रूट वाला क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली जो भी दिया हुआ है उसमें 2 मल्टीप्लाई होकर रूट एक्स लिखा चला जा रहा है और अंदर वाले को बस डिफरेंशिएट करके आंसर क्या लिखना पड़ता है 1। क्या मतलब सर? मतलब आपको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखोगे तो समझोगे ना भाई कि अगर कभी भी रूट का डिफरेंशिएशन आता है, ध्यान से देखना भाई, रूट का डिफरेंशिएशन आता है, मान ले एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, सोच के देख, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है डिफरेंशिएशन, इतना पक्का है कि नीचे आंसर 100% क्या आने वाला जानते हो? 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सोच के देख, सोच के देख, सोच के देख भाई, ठीक है, प्रूफ भी कर दूंगा, बट डोंट वरी। अब ये जो अंतर वाला मटेरियल है ना उसको ऊपर लिख दो। ऊपर लिखने का मतलब क्या सर? इसको डिफरेंशिएट करके लिख दो, एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो आंसर हो गई है, 2 से 2 कैंसिल करना कर लो, नहीं तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। सर प्रूफ करके दिखाइए। सर ये इतना जल्दी इतना फास्ट कैसे कर लिया आपने? देख भाई मेरे को तो लॉजिक समझ में आ गया, आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, मुझे तो लॉजिक समझ में आ गया। क्या लॉजिक है सर? कि रूट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएशन कह रहा है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स करना है और क्वेश्चन दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जितना बड़ा भी देगा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, रिजल्ट तो यही आने वाला है कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना डिफरेंशिएशन करने के लिए, इसको लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जो ये अंदर वाला जो पार्ट है इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो लिखूंगा मैं, इसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन करूंगा मैं वो करूंगा अंदर का डिफरेंशिएशन करने के साथ 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। अंडरस्टूड? दिस इज द आंसर। अरे यार अब क्लियर हो रहा है सर, क्या चाह रहे हैं आप? मैं आपको ये इतने देर से बताना चाह रहा था बच्चों, मैं आपको इस बात को बताना चाह रहा था, चेन रूल का धमाका ये है कि भाई चेन रूल का धमाका बस इतना सा है बेटा कि जरा सा चीजों को अगर तुम समझ लिए तो काम हो जाएगा कि इंटरनली रूट वाले क्वेश्चन का तो खात्मा कर देंगे। खात्मा कैसे करेंगे रूट वाले क्वेश्चन का? कि जब भी कभी रूट वाला क्वेश्चन आ रहा है तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन जब करेंगे अंडर रूट ऑफ कोई भी क्वेश्चन उठा लो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो सिंपल सी बात है, इसको तुमको भी तोड़ना पड़ेगा। किस फॉर्म में? 1/2 फॉर्म में। तोड़ के देख लो भाई, तोड़ के देखोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर क्या आएगा? 1/2। मानते हो कि नहीं मानते हो? 1/2 एक बार बाहर निकाल के देखो, 1/2 बाहर जैसे ही आएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 माइनस 1। लेकिन क्या ये डिफरेंशिएशन सही है? नहीं, इसका अंदर वाला पार्ट को सर आपने डिफरेंशिएट नहीं किया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करके अंदर वाले पार्ट को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अंदर वाला पार्ट क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये जो रिजोल्व करोगे तो 1/2 और ऊपर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1/2 और इनटू क्या रहेगा? 2x। बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 1/2 जब नीचे आएगा तो क्या लिख सकते हो? 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 और ऊपर क्या रह गया? 2x। ऊपर क्या हो गया? 2x। सोच के देखो, क्या ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा? 2x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे यार दोबारा वही चिल्ला दिया सर आपने तो। सोच के देखो, क्या मैं डायरेक्टली इस चीज को एनालिटिकली नहीं समझा कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको सीधा सीधा ये जो वैल्यू उसको मैं 2 लगा के नीचे लिख दो, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें 2 लगा के उसमें लिख दो, और जो अंदर वाला जो पार्ट है उसको डायरेक्टली ऊपर लिख दो, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल कंसेप्ट। रूल तो कई सारे हैं ऐसे, लेकिन ये जो रूल्स हैं जिसमें चेन रूल के बिहाफ पे 11th क्लास में खास करके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, 11th क्लास में खास करके कई क्वेश्चन बनते हैं। कुछ एक छोटी सी बात और बता दो, कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, ठीक है। अब आज मैं इंटीग्रेशन तो डिस्कस नहीं कर रहा, मैं डिस्कस कर रहा हूं डेरिवेटिव पार्ट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला भूलना मत, ध्यान में रखना। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा क्या होगा उसको भूलना मत, क्योंकि आपको पता है वेव आने वाला है, ऑसिलेशन वाले शॉर्ट वीडियोस ला रहा हूं, उस वीडियोस में आपको देखने के लिए मिलेगा उसका बेसिक आंसर क्या होता है। तो सबसे पहले मुझे कैसे याद आता है वो बताना चाहूंगा। इंटीग्रेशन में 2 बार s देखो दिख रहा है, मैं ये 1 बार s और ये 2 बार s। जब भी 2 बार s दिख रहे हैं ना तो समझ लेना आंसर क्या आने वाला? माइनस। 2 बार s दिखे तो क्या बोलेगा? माइनस। 2 बार s दिखा तो क्या बोलोगे? माइनस। बात खत्म। माइनस क्या आएगा? कॉस थीटा। ये कॉस थीटा है तो इसका क्या होगा? प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो अगर इसका माइनस कॉस थीटा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? वो माइनस है तो ये क्या होगा? प्लस कॉस थीटा, और ये प्लस है तो ये क्या होगा? माइनस साइन थीटा। बात खत्म, इतने में बातें खत्म। इतना दिमाग में अगर तुम रख पाए
तो क्वेश्चंस तो अटैक कर दोगे, नहीं तो समस्या आने वाली है। तो बच्चों हम लोगों ने अभी एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको करने के लिए कि मान लीजिए डिफरेंशिएशन कह दिया मैंने कि sin 2 थीटा को डिफरेंशिएट करो। भाई डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2 थीटा साफ साफ पता है कि आंसर तो cos 2 थीटा आने वाला है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा क्या होता है अभी समझाया ना मैंने आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा होता है cos थीटा, ठीक है। लेकिन क्या इसका आंसर सिर्फ cos 2 थीटा होगा? क्या इसका आंसर सिर्फ cos 2 थीटा का? एक जनरल बच्चा cos 2 थीटा लिख करके खुश हो रहा है, लेकिन ये आंसर क्या है? गलत है। तो सही आंसर क्या होगा सर? पहले तो लिखो तुम cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, उसका 2 थीटा को भी तुमको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी थीटा और 2 थीटा के प्रोस्पेक्टिव हिसाब से, तो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2। आंसर आएगा 2 cos 2 थीटा। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आगे चल करके वेव एंड ऑसिलेशन टाइप में इस तरह के क्वेश्चन तुमको देखने के लिए मिलेगा कि y इज इक्वल्स टू रिजॉल्व करो a sin ओमेगा t प्लस थीटा, ऐसे ऐसे डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलेगा विथ तुम इसमें वेलोसिटी निकालो जहां पे y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। y क्या है भाई साहब? डिस्प्लेसमेंट। भाई साहब अब बच्चों को कुछ भी दो क्वेश्चन तो बच्चे कर डालेंगे। बोलो क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑन चेंज इन टाइम। साथ में बोलिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑन चेंज इन टाइम। dy अपॉन dt। अब इस y की जगह पे वो वैल्यू को पुट कर दो सीधा, तो dy dt और y की जगह पे पुट करना ये वैल्यू को a sin ओमेगा t प्लस थीटा, ठीक है। अब देखो जो कांस्टेंट है जो कोएफिशिएंट उसको बाहर करो, a को बाहर निकालो भाई साहब, a बाहर निकल भाई, a बाहर निकल गया। फिर क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है किसको? साइन थीटा को, साइन थीटा को, साइन थीटा को, साइन थीटा को। थीटा इसमें क्या है? थीटा इसमें क्या है? ओमेगा टी प्लस थीटा। मुझे पता है अभी सर ने सिखाया साइन थीटा का होता है cos थीटा, लेकिन उसके साथ जो पार्ट जुड़ा हुआ है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वेरी गुड, उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो भाई साहब जब मैं इसको रिजॉल्व करता हूं तो आंसर आ रहा है a इंटू, लेकिन जब मैं इसको पूरे को आंसर लिखता हूं तो इसका आंसर बनता है cos ओमेगा टी प्लस थीटा। बात इतने पे नहीं खत्म होती है बच्चों। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और इधर साइड करूं, हल्का सा साइड करूं, इसमें एक पार्ट और छूट रहा है, मैंने बताया अभी जस्ट, इनटू ये पार्ट को भी तुमको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। और अंदर क्या लिखना पड़ेगा? ओमेगा टी प्लस थीटा। इस डाटा को तुम देख रहे हो, इस डाटा को भी दिखाना पड़ेगा। इस पूरे का तो डिफरेंशिएशन ये रहा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये रहा। अंडरस्टूड? इस डाटा को समझिए। एट लास्ट जो रिजल्ट आएगा ये तो रहेगा ही भाई, ये तो साथ रहेगा ही, जन्म जन्म में साथ रहेगा ही। ओमेगा टी प्लस थीटा साथ ही साथ रहेगा ही। लेकिन क्या जानते हो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप करके देखो, सोच के देखो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, और जल्दी से बताओ मुझे, अपना दिमाग लगाओ और जल्दी से बताओ मुझे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सोच के देखोगे, अलग से मैं करके दिखा देता हूं, सोच करके देखोगे। डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा टी प्लस थीटा को जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। और जैसे ही अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी का आंसर क्या आएगा? सिर्फ ओमेगा आएगा भाई साहब। सो इसका रिजल्ट, इसका डिफरेंशिएशन क्या है? ओमेगा, तो इसमें ओमेगा साथ में जोड़ना पड़ेगा, और द आंसर इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस का भंडारा है अपने पास, चाहो तो करके दिखाऊंगा मैं, लेकिन आपके लिए कुछ क्वेश्चन देके जा रहा हूं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में जब मैं आऊं तो उस क्वेश्चन को साथ में डिस्कस करूंगा मैं। जैसे a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करना और कैलकुलेट करके दिखाओ एक्सेलरेशन। सोचना, समझना, ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ दिया जाएगा कि भाई अगर मान लो कि वेलोसिटी दिया हुआ है वेलोसिटी दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो सोच के बताना क्या होगा आंसर। ओके, कई बार अक्सर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस 1, ठीक है, अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 1, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई तुमको अब इसमें से वेलोसिटी निकालना। सोचना आखिर कैसे निकालोगे। तो ये 3 क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊंगा फिर से वीडियो के साथ तीनों क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलस का इंटीग्रेशन पार्ट। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।